अब आ गया ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो सुनी जा सके या उसकी क्या रेंज है। तो हर साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एवरी साउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब ह्यूमन जो इंसान है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं एक लिमिट के अंदर, यानी कि एक लिमिट है, यानी कि ये ऑडिबल जो सुनी जा सके और ना सुनी जा सके, ऑडिबल सुनी जा सके। अब वो कह रहा है यहाँ पे जो ह्यूमन जो इंसान है वो जो डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं 20,000 से 20,000 हर्ट्स तक, यानी कि 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक जो है फ्रीक्वेंसी वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन ईयर्स। इंसानों की जो कैपेसिटी है या एक लिमिट है, मिनिमम, ये मिनिमम हो गई, और ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी कर सकते हैं, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स तक, विच इज़ नोन एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि अगर तो इस फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड होगी तो वो हमें समझ आएगी, अगर इससे कम होगी तो पहली बात है वो सुनाई नहीं देगी, अगर तो इससे ज़्यादा होगी वो हमें शायद सुनाई तो दे देगी लेकिन वो हमें समझ नहीं आएगी कि वो क्या बोल रहा है इतना मुझे। जैसे वो कहते हैं ना, स्पीकर के गाने लगे हुए हैं फ़र्ज़ करो, तो वो बहुत ऊंची कर दो तब भी नहीं समझ आती है टीवी की आवाज़। तो वो यही वजह होती है कि वो हमारी फ्री जो लिमिट है उससे एक्सीड कर रही होती है। तो अब उसके बाद, अच्छा, अब वो कह रहा है ये एज यू गेट ओल्डर, जब आप बड़े हो जाते हो, जब एक बूढ़ा इंसान हो जाता है तो उसको क्या होता है कि वो यू बिकम लेस सेंसिटिव टू हाई पिच साउंड, मतलब कि उसको ऊंचा सुनाई देता है दरअसल। यानी कि अगर तो हम आम दो बंदे दरमियानी उम्र के बात कर रहे हैं तो वो आहिस्ता बात में आवाज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी बूढ़े इंसान आदमी के पास बैठे हैं तो वो कहते हैं ज़रा ऊंची बोलो, यानी कि उसको ऐसे लग रहा होता है कि ये आहिस्ता ही बोल रहे हैं लेकिन असल में हम बोल ऊंचा रहे होते हैं, यानी कि हम वो सेंसिटिव हो जाते हैं, उनके कान वगैरह जवाब दे जाते हैं, इस तरह समझ लें आप। तो उन्हें जो ऊंची साउंड्स हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि कोई उन पे गलत असर है, यानी कि उनको तंगी नहीं होती, वो कहते हैं ऊंचा बोलो ताकि हमें सुनाई दे। हाउएवर सम एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे हैं सच एज बैट्स डॉग्स कैन हियर मच हायर पिच्ड साउंड, यानी कि ऊंची आवाज़ वाली साउंड। पिच वही है ना, ये ऊंची आवाज़ है, क्वालिटी साउंड की है, ऊंची है या लो है साउंड की क्वालिटी। तो ये उन्होंने एक चार्ट भी दिया है कि ये जो है चार्ट, ये देखो, अगर तो इंसान है तो इंसान की जो रेंज है एक वो यहाँ तक है, इनके दरमियान तक ये डॉल्फिन, बैट्स, और इसकी ये जो है इसकी आवाज़ सुन सकता है इनकी, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुन सकता ये जो है आगे रैट वगैरह की, यानी कि रैट की अब बड़ी थोड़ी है। तो अब ये याद भी करनी है आप लोगों ने, ये वाला सारा बॉक्स, तो ये याद करना तो वैसे तो बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए एक, अगर तो कहते हैं मैंने कुछ कोड वर्ड टाइप सा बनाया हुआ है, तो अगर तो वो मैं आपको दिखाऊं। अब ये दरअसल आगे पीछे ऑर्डर में नहीं थी लिखी हुई, तो मैंने ऑर्डर में लिखी है उनको कोड वर्ड में। अब यानी कि ये 2kHz और ये फिर उसके बाद 75 हर्ट्ज आ गई, फिर 10kHz होगी। असल में ये एक और बात भी यहाँ पे समझ लें कि 1000 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज, ठीक है, KHZ उसको कहते हैं। 1000 हर्ट्ज हो तो वो 1 किलो हर्ट्ज के इक्वल होती हैं। तो वो अब मैंने ऑर्डर में जो मिनिमम वाला ऑर्डर है उसमें इनको तरतीब दिया है, ठीक है। तो अब ये देखें 1kHz जो है एक बर्ड की जो है वो 1 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद बैट की 2 किलो हर्ट्ज, ये मिनिमम वाली, मैक्सिमम वाली को नहीं मैंने, यानी कि अब तरतीब में थोड़ी सी याद करनी है, यानी कि इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, यानी कि इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, इस तरह करके। अब ये कोड वर्ड क्या है, वो कोड वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने सिर्फ लिखना है वर्ड बर्ड, ठीक है, बाकियों को छोड़ दें। बर्ड लिखना है, बर्ड के और जो पहला लेटर है वो बी है, तो बी को एक और भी आपने पीछे बी लिख लेना है। आगे बी है, उसके बाद आपने ये जो इसका बर्ड का लास्ट वर्ड था डी था, ठीक है ना, ये बर्ड वाले की बात हो रही है, तो डी एक इसके आगे डी के भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद एक दरमियान में आपने वर्ड लिखना है फ्रॉड। फ्रॉड का मीनिंग होता है आस्क, आस्क पूछना, यानी कि आस्किंग जो कहते हो आप लोग, आस्क मी बताओ जिस तरह कहते हो, तो फ्रॉड लिखना है, ठीक है। फ्रॉड के बाद आपने लिखना है ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह वो क्रिकेट के बोर्ड नहीं है PCB है, इस तरह इंग्लैंड वालों का है ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। तो बी बर्ड डी फ्रॉड ECB, यानी कि बी बर्ड डी फ्रॉड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ही अगर याद रखो आप। अब उसमें यह भी है कि अब ये जो दरमियान में बर्ड आ रहा है ना, उसका वो बर्ड वाला एनिमल पहले है, बर्ड पहले एनिमल है, उसके बाद बी से बैट है, आई से इंसेक्ट है, आर से रैट है, डी से डॉल्फिन है। अब ये भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना डॉल्फिन और डॉग में, तो जिसके
वर्ड्स कम है, लेटर्स कम है, उसको हम बाद में लिखेंगे। जिसके वर्ड लेटर्स ज़्यादा हैं उसको हम पहले, यानी कि डॉल्फिन में अभी 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं तो हम उसको पहले लिख लेंगे, ये थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद फ्रॉग और टॉड एक ही चीज़ होती है, तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, बस थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि तकरीबन ये शेप उनकी सेम ही होती है। अगर तो देखें ना शक्लें तकरीबन सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो फ्रॉग और टॉड में तो इसलिए फ्रॉट लिखा हमने कि फ्रॉट यानी कि फ्रॉग तो यही बन गया ना, फ्रॉट, ये FRO फ्रॉग हो गया, और T से टॉड। तो इनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यानी कि छोटी जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, पहले ऊपर से यानी कि सबसे ज़्यादा से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, कम की तरफ, ये सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम है। तो उसके बाद एलिफेंट है, एलिफेंट यानी कि E से एलिफेंट आ गया, C से क्रोकोडाइल और B से ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक बड़ी सारी मछली का नाम है। तो अब ये है कि अब ये देखा ना, ये सबसे ज़्यादा किसकी है, ये 1 किलो हर्ट्ज, यानी कि सबसे ज़्यादा ये छोटी थी, छोटी से बड़ी की तरफ थोड़ा सा गए हैं हम लोग। उसके बाद 1 किलो हर्ट, 2 किलो हर्ट, 10 किलो हर्ट, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ को गए हैं हम ज़्यादा की तरफ, फिर ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं हम लोग दरअसल। किलो हर्ट्ज में पहले ऊपर से नीचे आए हैं, फिर हर्ट्ज में ऊपर से नीचे आए हैं, यानी कि किलो हर्ट्ज पहले जो थे छोटे थे, स्मॉल, यानी कि फिर स्मॉल से लार्ज की तरफ आए हैं, वो सिर्फ 3 ही थे, 1 to 10, यानी कि ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आए हैं हर्ट्ज में, किलो किलो हर्ट्ज के बाद आ गए हर्ट्ज में, फिर हर्ट्ज भी, फिर हर्ट्ज में आए हैं लार्ज से स्मॉल की तरफ, वहाँ पे आए हैं स्मॉल से लार्ज की तरफ, ये देखो 1 से 10 के हर्ट्ज की तरफ, यहाँ पे आए हैं बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करना है, बाकी अब ये आप लोगों ने खुद ही याद करना है किस तरह करना है, ये मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया। अब ये एक है ना असल में इंफ्रासोनिक और ये अल्ट्रासोनिक भी आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है। तो अल्ट्रासोनिक असल में फ्रीक्वेंसीज वो हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हों, यानी कि ह्यूमन हीयरिंग रेंज जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा हो जो आवाज़, उस जिसकी फ्रीक्वेंसी हो उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जिसकी ह्यूमन हीयरिंग रेंज यानी कि मिनिमम जो है 20 हर्ट्ज से कम हो उसको हम इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब डू यू नो वाला एक बॉक्स है, उसके अंदर वो कह रहा है कि जब फॉक्स होती हैं, लोमड़ी, द हियरिंग ऑफ फॉक्स इज सो गुड, यानी कि वो इतनी अच्छी, यानी कि सुन सकती है, इतनी बेहतर है कि वो छोटी से छोटी साउंड को भी सुन लेती है। कैन हियर अ माउस स्क्वीकिंग, स्क्वीकिंग मतलब वो थोड़ा सा चहचहा रहा होता है, थोड़ा सा किनमिन जो कह रहे हैं वो कर रहा होता है, यानी कि अगर तो वो 100 मीटर की दूरी पे भी कर रहा है ना कोई चूहा है, तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेगी और पकड़ के खा जाती है। ये बिल्ली नहीं चूहे खाती, ये फॉक्स भी खा लेती है चूहों को। इट कैन इवन कैच द साउंड ऑफ अ माउस स्क्रैचिंग अंडरग्राउंड, यानी कि जमीन से 100 मीटर दूरी नीचे भी अगर कोई है चूहा तो उसको पता लग जाता है कि ये यहाँ पे मौजूद है, फिर वो चुपके से उसको जैसे ही बाहर आता है खा जाती है। 100 मीटर तकरीबन इतना होता है, आप लोग आसान अल्फाज में समझो कि आपकी अगर कोई क्लास है ना, तो क्लास से जहाँ पानी पीने जाते हो ना उतना फासला 100 मीटर होता है, या आने जाने का इकट्ठा फासला कर लो, ये क्लास से वाटर जहाँ पे होता है उस, यहाँ तो अगर तो किसी का ज़्यादा है तो तकरीबन वही होगा, अगर तो किसी का कम है तो ये आने और जाने दोनों का फासला तकरीबन इतना 100 मीटर होता है आपका जो क्लास के से फासला होता है। वरना आप अपने टीचर से पूछा 100 मीटर तकरीबन कितना होगा। अब आगे लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड वाला है कि अब कितनी ऊंची आवाज़ होगी उसका थोड़ा सा इन्हिसार होता है एम्पलीट्यूड पे, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसके हिसाब से फिर होगी उसकी यानी कि वो कितनी ऊंची है या वो कितनी हल्की आवाज़ है। तो लाउडनेस आप लोगों ने पीछे पढ़ा ही है कि जो हाइट होती है वेव की वो एम्पलीट्यूड होती है, तो जितनी ऊंचा एम्पलीट्यूड होगा यानी कि वेव की हाइट होगी जितनी ज़्यादा उतनी ही ऊंची आवाज़ होगी। आम अल्फाज में सम साउंड्स आर वेरी लाउड सच एज द नॉइज ऑफ थंडर और ऑफ ए लॉरी स्पीडिंग बाय। ये लॉरी क्या होती है, जिस तरह 22 व्हीलर नहीं होती, 22 टायरों वाला ट्रक जो होता है उसको लॉरी स्पीडिंग बाय भी कहते हैं असल में। तो ये जो आवाज़ें हैं, थंडर होती है बिजली जो आसमान तक गरजती है, उसकी आवाज़ कितनी ऊंची होती है, बाज़ दफ़ा आप लोग सोए हो तो या कमरे में हो तो डर जाते हो। इसी तरह ये भी जब पूरी तेज स्पीड से चल रहा होता है ना, ये भी बड़ी भयानक आवाज़ होती है, बंदा डर जाता है, ठीक है। तो अदर साउंड्स आर वेरी सॉफ्ट, कुछ आवाज़ें बड़ी हल्की होती हैं, सच एज अ माउस, अगर तो कहीं कमरे में चूहे की आवाज़ आ रही है आपने सुनी होगी। रसलिंग अमंग डेड लीव्स, डेड लीव्स से मुराद है या रसलिंग से
कि कहीं पे जब आती है खजां, जब सारे पत्ते गिरते हैं, ज़मीन पे गिरे होते हैं, कहीं ऐसी जगह पे आप जाओ तो उसके ऊपर आप जब चलते हो तो वहाँ से थोड़ी सी आवाज़ आती है कि वही कह लो कि वो जब वो फिसते हैं पत्ते तो उसके अंदर क्या आती है, आवाज़ आती है। उस आवाज़ को रसलिंग ऑफ डेड लीव्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो आपको भी मैं सुनाता हूँ। उसके बाद टू कंपेयर द लाउडनेस और वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट साउंड्स यू कैन अगेन यूज अ माइक्रोफोन। तो ये आप लोगों को अभी आ रहे हैं नज़र, तो इस तरह ये माइक्रोफोन और ऑसिलोस्कोप ये चीज़ होती है। माइक्रोफोन तो ये माइक होता है, यानी कि अगर कहीं पे आवाज़ कम है तो उसको हम करीब रख देते हैं, यानी कि अब ज़्यादा सारे बच्चे हैं किसी हाल में, उनको पढ़ाना है या कोई चीज़ समझानी है तो वो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पीछे स्पीकर लगे होते हैं तो वो आवाज़ को ऊंचा कर देते हैं। इसी तरह ऑसिलोस्कोप भी यही होता है कि डिटेक्ट करने के लिए आवाज़ की, यानी कि कितनी ऊंची है कितनी कम आवाज़ है, उसको लाउडनेस ऑफ साउंड को इस्तेमाल करते हैं। ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। If you look at the waves produced by loud and sound wave, you will find that the wavelengths यानी कि डिस्टेंस जो होता है, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन वेव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर शुरू करनी यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ होती है, ऑफ टू साउंड्स आर सेम। यानी कि वो ये कह रहा है, दरअसल ये कह रहा है कि अगर तो आप लोग देखें कि जो वेव प्रोड्यूस हुई हैं, एक लाउड है और एक सॉफ्ट साउंड है, तो उसकी जो पिच है और जो उसकी वेवलेंथ है वो तकरीबन सेम ही है। यानी कि अब ये देखें, अब ये दो उन्होंने शक्लें भी बनाई हैं इस तरह कि अब ये दो वेव्स हैं फर्ज करो, तो अब ये इनका ये डिस्टेंस दोनों का सेम ही है तकरीबन, जितनी इसने ट्रैवल किया है इसने भी इतना ही ट्रैवल किया, लेकिन फ़र्क ये है कि इसने इतने टाइम में ज़्यादा वेव्स ट्रैवल करवा ली, अब यानी कि एक हो गई और यहाँ से दूसरी हो गई और थोड़ा सा ये भी, लेकिन इसने एक टाइम बमुश्किल एक और ये थोड़ी सी आगे ट्रैवल करवाई है। लेकिन ये जो है ये वाली ये ज़्यादा लाउड है, ये सॉफ्ट वाली है, क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ये वाली जो है इसकी एम्पलीट्यूड देख रहे हो यहाँ तक है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कम है। इससे ये दरियाफ्त होता है कि अगर तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आवाज़ ऊंची होगी, और अगर तो एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज़ धीमी होगी, आहिस्ता होगी। ठीक है, यही असल में बात है कि अगर तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आवाज़ ऊंची लाउड, अगर तो एम्पलीट्यूड कम आवाज़ हल्की सॉफ्ट। हाउएवर द हाइट ऑफ द वेव नॉन एज इट्स एम्पलीट्यूड, हाइट जो होती है वेव की उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, आर डिफरेंट फॉर टू साउंड। सिर्फ जो है एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट है। द लाउडर द साउंड द मोर एनर्जी इट हैज़, यानी कि ऊंची आवाज़ है तो उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी, एंड ग्रेटर इज़ द एम्पलीट्यूड, और उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एनर्जी भी ज़्यादा होगी और आवाज़ ऊंची भी होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम है एनर्जी भी कम होगी और ट्रैवल भी, यानी कि वो एनर्जी कम है उसकी आवाज़ भी कम है एम्पलीट्यूड भी कम है, तीनों चीज़ें कम हो। अगर एक चीज़ ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो तीनों चीज़ें यानी कि इसकी ज़्यादा हो जाएंगी, एम्पलीट्यूड एनर्जी और इसका साउंड, यानी कि साउंड की क्वालिटी लाउड है या पिच वही होती है। अब आगे डू यू नो वाला बॉक्स है कि वो कहना चाह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा आज तक ऊंची आवाज़ रिकॉर्ड की गई है ना, वो कहाँ पे की गई थी? क्राकाटोआ वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि एक लावा फटा था, ठीक है, इरप्शन निकला था, यानी कि फट गया था। जिस तरह वो वोल्केनो नहीं जिसको कहते हैं आप लोग, तो वो लावा निकल रहा है वो वाली चीज़ है। वोल्केनिक इरप्शन हुई थी इंडोनेशिया में 1983 में, 1883 में, सॉरी 1883 में इंडोनेशिया में एक लावा फटा था, उसका नाम था क्राकाटोआ वोल्केनिक इरप्शन। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो इट वाज सो लाउड, इतना ऊंचा था कि इट रप्चर्ड, यानी कि इसने लोगों के कानों के पर्दे ईयर ड्रम्स फाड़ दिए थे, जो 64 किलोमीटर की रेंज में थे लोग। यानी कि जो लोग सिर्फ जहाँ पे फटा था, फर्क करो यहाँ पे एक जगह पे लावा फटा है तो इसकी रेंज में यहाँ पे 64 किलोमीटर इधर को इधर को इधर को इधर को जितने भी थे उनके तकरीबन कानों के पर्दे फट गए थे इंडोनेशिया में, ठीक है, इतनी ऊंची थी। आगे क्या है? ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड 4 टाइम्स एंड वाज क्लियरली हियर्ड नियरली 5000 किलोमीटर अवे, यानी कि वो इतनी ज़्यादा थी कि पूरी दुनिया के, यानी कि वो उसने कह लो कि 4 दफ़ा चक्कर लगाए थे, इतना ज़्यादा ऊंची आवाज़ थी कि अगर तो एक दफ़ा ये वर्ल्ड है यहाँ पे फटा फर्ज करो इधर था, तो पहले एक दफ़ा चक्कर लगाया उसने आवाज़ ने, फिर दोबारा लगाया, फिर दोबारा लगाया, फिर दोबारा लगाया, 4 दफ़ा यानी कि ट्रैवल किया, और इतनी ऊंची थी कि यानी कि उसकी आवाज़ 5000 किलोमीटर दूर तक है ना,
आसानी से सुनाई दी थी नियरली तकरीबन। अब हमारे पास ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वाले के पॉइंट्स हैं, तो इसकी तरफ चलते हैं। तो हर साउंड की उसका कहना है कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, ठीक है। तो साउंड की मतलब वो कह रहा है कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, हर्ट्स में होगी, 50 हर्ट्स, 1 हर्ट, 2 हर्ट, कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। ह्यूमन ईयर्स जो हैं डिटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक, ठीक है। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, 20 kHz के दरमियान दरमियान जो आवाज़ होती है वो इंसान आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। ये इनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं उस तरह हम लोगों को जो कम आवाज़ है, हल्की आवाज़, वो सुनना मुश्किल हो जाती है या नहीं सुनाई देती बूढ़ों को बाज़ दफ़ा, तो वो ऊंची आवाज़ सुनते हैं। यानी कि उनके नज़दीक जो ऊंची आवाज़ है वो उनके लिए तंगी का बायस नहीं होता, ठीक है। आगे एक आप लोगों की बुक में अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक पिक्चर में बनी हुई है। तो अल्ट्रासोनिक वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, अबव ह्यूमन हीरिंग रेंज से ज़्यादा हो। और इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ये हैं कि फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज जो 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी कि ह्यूमन हीरिंग रेंज से, ठीक है। तो ये था। उसके बाद वो जो पिक्चर में थे उनको याद करने का फार्मूला है, हिंट है एक, कि बी पहले बर्ड लिखना है, बर्ड का पहला लफ्ज लिखना है, वर्ड लिखना है, लेटर लिखना है, सॉरी, बी, और डी आखिरी वर्ड लिखना है, डी। उसके बाद फ्रॉड लिखना है जिसका मतलब है आस्क, और इसके बाद ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। बी से बर्ड, बैट, इंसेक्ट, ये सारी एक तरतीब में थोड़ी सी लिखी हुई हैं। पहले किलो हर्ट्ज में कम से ज़्यादा की तरफ आए हैं, फिर हर्ट्ज में ज़्यादा से कम की तरफ आए हैं, ठीक है। जिस मिनिमम वाली की लगी हुई है तरतीब, लेकिन जो मैक्सिमम वाली है वो बस आपने थोड़ी बहुत याद कर लेनी है। अब जो अगर इस तरह आ जाए कि डॉग की ज़्यादा है या एलिफेंट की, तो कम से कम अगर कोड वर्ड याद होगा तो उसमें ये आसानी से पता लग जाएगा कि डॉग की जो है वो ज़्यादा है और एलिफेंट की कम है। कम से कम मैक्सिमम वाली, मिनिमम वाली तो याद होगी ना। उसके बाद डू यू नो बॉक्स है कि हीरिंग ऑफ ए फॉक्स, फॉक्स जो है वो इतनी अच्छी है उसके कानों की, यानी कि वो सुन इतनी दूर से लेती है, आवाज़ सुनने की सलाहियत इतनी ज़्यादा है उसकी कि कहीं 100 मीटर्स की रेंज में अगर उसकी कोई माउस है या चूहा है, यानी कि जो वो अगर तो हल्की हल्की सी विस्परिंग भी कर रहा है, आवाज़ पैदा कर रहा है ना, तो उसको पता लग जाएगा। यहाँ तो वो ज़मीन के अंदर भी कहीं खुदाई हल्की हल्की कर रहा है ना, स्क्रैचिंग, खुदाई अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर, तब भी उसे पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड, एक टॉपिक। लाउडनेस दरअसल एम्पलीट्यूड पे इन्हिसार करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वेव का उतने ही ज़्यादा लाउडनेस होगी साउंड की, ठीक है। ये पता लग रहा है यहाँ पे कि ये एम्पलीट्यूड दरअसल होता है हाइट किसी वेव की, मैक्सिमम हाइट। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा साउंड लाउडर होगी, जितनी कम होगी जो है ये एम्पलीट्यूड उतनी सॉफ्ट साउंड होगी। ये लिखा हुआ है, सॉफ्ट साउंड है स्मॉल एम्पलीट्यूड, लाउडर साउंड है लार्जर एम्पलीट्यूड। असल यही बात है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो साउंड ऊंची, एम्पलीट्यूड कम तो साउंड हल्की। सम साउंड्स आर वेरी लाउड सच एज साउंड ऑफ थंडर, जो बिजली चमकने की है, या लॉरी स्पीडिंग बाय दरअसल ये ट्रक 22 व्हीलर जो होता है। सम साउंड्स आर वेरी साउंड, कुछ बहुत कम होती हैं, सच एज माउस रेसलिंग से मुराद है कि ये चूहों की विस्परिंग की आवाज़, या सच एज माउस, और यहाँ पे कॉमा आना है, सॉरी, रसलिंग अमंग डेड लीव, जो पत्ते गिरे होते हैं उनके ऊपर अगर आप लोगों ने बूट पहने होते चलें तो वहां पे एक आवाज खड़कने की आती है, तो वो रसलिंग अमंग डेड लीव्स कहते हैं। टू कंपेयर द लाउडनेस और वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट साउंड्स वी कैन यूज माइक्रोफोन और ऑसिलोस्कोप। किसी की लाउडनेस चेक करने के लिए हम लोग ऑसिलोस्कोप और माइक्रोफोन को यूज करते हैं। दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है आइडेंटिकल पॉइंट पे, उसको हम वेव की लेंथ कहते हैं। जिस तरह ये यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक ये वेव लेंथ है। वेव की हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड, ठीक है। लाउडर साउंड ज्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर और वो ज्यादा उनका एम्पलीट्यूड होता है। कम सॉफ्ट साउंड में कम एनर्जी होती है, कैरी करती हैं वो, और उसका एम्पलीट्यूड लेस होता है।
ठीक है। उसके बाद डू यू नो बॉक्स है कि जो सबसे ज़्यादा आज तक ऊंची आवाज़ सुनी गई है ना, वो क्राकाटोआ वोल्केनिक इरप्शन की लावा फटा था उसकी थी 1883 में इंडोनेशिया में। ठीक है, इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ थी कि उसने 64 किलोमीटर की रेंज में जितने लोग थे उनके जो कान के पर्दे थे वो फाड़ दिए थे। और इतनी ज़्यादा थी कि 4 दफ़ा घूम के आवाज़ ज़मीन पर सुनाई दी थी। मतलब एक दफ़ा आपको सुनाई दी है, थोड़े टाइम बाद दोबारा सुनाई देगी, फिर सुनाई देगी, फिर सुनाई देगी, 4 दफ़ा सुनाई दी थी। इतनी ज़्यादा थी कि 5000 किलोमीटर तक लोगों को आसानी से इसकी ना आवाज़ आई थी। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट चेक बॉक्स है, ड्रा आ ब्लू लाइन। अब उसने कहा ब्लू लाइन ड्रा करो पेपर में। अब आपके पास ब्लू तो होनी है, ठीक है, तो ब्लू से इन द गिवन डायग्राम टू शो लाउडनेस। लाउडनेस होती है एम्पलीट्यूड, तो वो आप लोगों ने यहाँ से लेके ऐसे करके तीर बनाना है और यहाँ तक कर देना है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये एक लाइन लगा दो। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड होगी। ड्रा अ रेड एरो इन द गिवन डायग्राम टू शो पिच। पिच असल में अब इसने कोई वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं कही तो उसकी बताओ। तो अब आप लोगों ने सिर्फ यहीं पे ऐसे करना है, यहाँ पे जो एक वेवलेंथ होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह इसको काट के अब ये आप लोगों ने यहाँ पे एरो लगा देना, ये रेड एरो हो गया। ठीक है, रेड नहीं होगी तो ब्लैक से ही लगा देना और यहाँ पे ये लिख देना है आप लोगों ने कि ये पिच है। ठीक है, बस इतना सही है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं दी तो इसीलिए हम लोग वेवलेंथ को ही ज़्यादा इसकी पिच करेंगे, वरना ये पिच वाला तो और है कि इसका वेवलेंथ पे भी डिपेंड। असल में तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तब हर वेव की फ्रीक्वेंसी है ये नहीं कि, तो इसको छोड़ो, बस आप इतना ही कर लो।